बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके लिए बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स हमेशा की तरह लेकर आई हूं और आज ख़ास तौर पे जो बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मुझे भी बड़ी पसंद है और बाहर के मुल्कों तक लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को, तो उस पर हम बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से वो रंग भरे जाते हैं और फूल बूटियाँ बनाई जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सड़क कहानी एक है जो कि मैं ख़ुद जाके एक्सपीरियंस किया और मुझे दिल को बहुत दुख भी हुआ, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो सड़क कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ और भी यहाँ मौज़ूआत हैं जिन पर आज बातचीत होगी, क्योंकि आज बड़े बड़े नाम हैं जिनकी बरसियाँ भी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ और मौसम की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज मौसम जो है वो बड़ा उसमें बदलाव देखने में आया। बहुत से शहर है पाकिस्तान के जहाँ पर मौसम एकदम ही बदला है और रंग उसके ऐसे हैं कि इंजॉय भी करता है लोग, लेकिन एहतियात की भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैं इतनी अच्छी अच्छी मैं बातें कर रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ आज की अच्छी बात शेयर कर लूँ। और आज की अच्छी बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मदद के मुंतज़िर होते हैं, जैसे कि हम आपसे शेयर भी करते हैं ऐसे लोगों की कहानियों को, और आज भी मैं एक ऐसी कहानी को शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन अगर हम उस तरह के लोगों की मदद करते हैं, इस तरह से मदद करनी चाहिए कि आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले। जिस तरह के सदक़े की बारे में भी कहा गया है कि एक हाथ से सदका दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो किसी की भी आपने मदद करनी हो, ऐसे ही लोगों की जो मदद के आपके तलबगार हों उनकी मदद करें, लेकिन उसकी तशहीर मत कीजिए। जैसे कि हालिया जिन दिनों में जब ज़लज़ला आया तो उसमें बहुत सी हमने फुटेजेस देखी, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई चीज़ें कि जब आप मदद कर रहे हैं, इमदाद के लिए कोई ट्रक्स जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, साथ साथ उनकी पिक्चर्स ली जा रही हैं। तो ऐसे लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो जब आप उसकी मदद करें तो वो आप सब लोग देखें उसको। लोग जो है सफ़ेद पोश लोग होते हैं, लोग नहीं चाहते कि उनकी बात आप किसी और के सामने करें। लेकिन यहाँ पर हमारी सोसाइटी में हाल ये है कि इस तरह के लोगों की तस्वीर बना ली जाती हैं, उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो छुपकर मदद करें, इस तरह से मदद करें कि आपके घर वालों को भी ना पता लगे। तो आप ये आज बात कान खोल के सुन लें कि आपने मदद करनी है, लेकिन तशहीर नहीं करनी है, क्योंकि तशहीर करने से लोगों की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला जब आप लोगों को देता है तो अल्लाह ताला किसी को बता के नहीं देता है। तो आप भी जब किसी को दें, किसी की मदद करें तो अपने तक रखें और किसी को उसकी तशहीर ना करें, उसको सोशल मीडिया पर वायरल ना करें चीज़ों को। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अच्छा मौसम अगर हमें दिया है और मौसम में बदलाव आता है तो वो भी किसी को पता नहीं चलता है, तो इसी तरह से उस मौसम को आप इंजॉय भी फिर करते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं। तो अगर किसी की मदद करेंगे तो वो लोग भी इसको इंजॉय करेंगे अगर आप छुप कर उनकी मदद करें। तो अगर मैं अच्छे मौसम की बात कर ली है कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छा मौसम दिया है, तो आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम ऐसा बदला है कि जब मैं आ रही थी सुबह तो इस कदर धुंध थी कि मैं वीडियो भी बनाई उसकी, और मैं देख रही थी कि यार ये इतनी धुंध है कि अगली गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही थी। तो लाहौर में तो आज बहुत ज़्यादा धुंध है और महकमा मौसमियात ने लाहौर के बारे में जो प्रोडिक्शन किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये मनाजिर आप देखें कि ये इसी तरह की वीडियोस मैंने भी सुबह बनाई हैं, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये रिंग रोड है, मोटरवे है, वहाँ पर जो है फोग लाइट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह ऐसी हैं रिंग रोड पर और मोटरवे पर जिनको बंद कर दिया गया है धुंध की वजह से। धुंध इतनी शदीद है, आप ये देख भी सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। इसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ी की रफ्तार को भी आहिस्ता रखें। लेकिन महकमा मौसमियात का क्या कहना है वो आपको बताते हैं कि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत आज 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में तो धुंध अंधाधुंध हो गई है, लेकिन इस्लामाबाद चलते हैं और देखते हैं इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 8, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं इस्लामाबाद के बाद कराची और देखते हैं कि कराची का मौसम कैसा है, क्योंकि कराची में महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई है जी। कम से कम दर्जा हरारत 17, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
कराची वाले तो खूब इंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम सरमा की पहली बारिश कराची में हुई है और मौसम यकीनन कराची का ठंडा हो गया। ऐसे में लोग जो है साहिल समंदर जाकर भी खाबे जो है वो भी कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े फूड पॉइंट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर खाबे करें और मौसम को भरपूर इंजॉय करें, अपना ख्याल भी रखें। कराची के बाद चलते हैं पेशावर और देखते हैं कि फूलों के शहर पेशावर में मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा है पेशावर में 7, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं कोयटा और देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा और शहरी किस तरह से एंजॉय करेंगे। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम भी सर्द है और यकीनन वहाँ पर लोग इंजॉय भी करेंगे। अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तानी सड़कों पर सफ़र करते खूबसूरत ट्रक की। जी हाँ, पाकिस्तानी सड़कों पर जब आप सफ़र कर रहे हो तो आपने बहुत से ट्रक्स देखे होंगे, रंग बिरंगे ट्रक्स होते हैं जिनको जब देखे तो फिर इंसान देखता ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत उनकी डिज़ाइनिंग होती है, उसमें इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं। तो इस तरह के ट्रक आर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग बहुत पसंद करते हैं, जिससे पाकिस्तान का एक मुस्बत और ख़ूबसूरत चेहरा दुनिया भर में रोशनास हो रहा है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से तैयार किए गए रंग बरंगे खूबसूरत डिज़ाइंस, फूल पत्तियाँ और मुख्तलिफ नक्शो नगार से मुज़य्यन ये देव हेकल ट्रक जब मुल्की सरहदों के बाहर लंबे मुसाफिरों पर निकलते हैं तो ट्रक आर्ट को देखकर बासानी पाकिस्तानी आर्ट को पहचाना जाता है। शानदार मुसव्वरी का नमूना पेश करने वाले ऐसे ही एक ट्रक आर्टिस्ट से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और कराची से हमें ज्वाइन किया है हैदर अली, ट्रक आर्टिस्ट हैं और इनके साथ साथ इनके शागिर्द हुज़ैफ़ा नूर भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हैदर, सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि इतने खूबसूरत ट्रक्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं और ट्रक आर्ट है क्या बेसिकली? ट्रक आर्ट ये दिल की कलर है जो इंसान के जहन में जब एक फितरत के मुताबिक जिसमें शौक़ पैदा होता है कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसा सजाऊं, तो वो कलर का नाम है ट्रक आर्ट। और इसको असल में उर्दू में इसको कहते हैं फूलपत्ती। फूलपत्ती का मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी वाला, ट्रक वाला कहता है कि उसने अपनी गाड़ी सजानी होती है तो वो कहता है कि भाई मेरे गाड़ी पे फूलपत्ती वाले को बुलाओ जो मेरे ट्रक को सजाएगा। तो फिर हमें वो बुलाते हैं और हम उनके ट्रक को कलरफुल करते हैं। ठीक। हैदर, वैसे इतना जो ट्रक आर्ट बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, इसमें मेहनत कितनी लगती है और कितना टाइम लगता है एक ट्रक को तैयार करने में? अच्छा, ट्रक डिपेंड करता है मुख्तलिफ साइज़ पे। किसी पे हफ्ता भी लगता है, किसी पे 10 दिन भी लगता है, किसी पे 1 दिन भी लगता है और किसी पे 5 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, कुल कितने टोटल लोग होते हैं जो कि वो काम कर रहे होते हैं एक ट्रक को सजाने के लिए? एक ट्रक को सजाने के लिए तकरीबन 3 लोग भी होते हैं। कभी कभी मैं अकेला भी चला जाता हूँ और कभी कभी 4 बंदे भी चाहिए होते हैं और मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग ममालिक में पसंद करते हैं ट्रक आर्ट को, तो वहाँ से भी कोई ऑर्डर्स आते हैं आपको कि भाई हमारे वहाँ पर भी लोग भेजें और तैयार करें ट्रक्स को वहाँ पर या गाड़ियों को तैयार करें ऐसे? जी हाँ, वहाँ पे तो लोग पसंद ही ज़्यादातर यहाँ पे तो करते हैं। और आपने देखा होगा खाली आजकल सड़कों पे नहीं, पाकिस्तान की सड़कों पे नहीं, बल्कि ड्रेस डिज़ाइनिंग में और घरेलू मसनूआत में भी ये भरपूर तरीके से चल रहा है ट्रक आर्ट। और बल्कि इंटरनेशनल तौर पे तो ये काफ़ी अरसे से ही फैला हुआ है। अभी मैं अमेरिका, हाल ही में मैं 4 महीने अमेरिका में रह के आया हूँ और मैंने अमेरिका की तकरीबन 21 शहरों में मैंने ये काम कर दिया ट्रक आर्ट। अच्छा हैदर, और इसके अलावा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने देखा कि कपड़ों पे भी लोगों ने जो है वो शुरू करी, तो टेक्सटाइल वाले जो डिज़ाइनिंग करते हैं, कपड़ों की करते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी कुछ टेक्निक्स बताएं, कौन कौन से रंगों के साथ खेलना है उन्होंने? नहीं, वो यहाँ वाले नहीं करते, बाहर वाले करते हैं। यहाँ वाले तो नेट से उठा लेते हैं या फिर कोई दीवार। अच्छा, बाहर से लोग करते हैं? यहाँ वाले खुद ही से वो देख के ना उसे कॉपी कर लेते हैं, रेप्लिका बना लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पे तो गूगल पे देख लेते हैं तो कर लेते हैं। वहाँ पे ये होता है कि बाकायदा उसका एग्रीमेंट करते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग की हमारे से तस्वीरें लेते हैं। कोई कैनवस पे पेंट करा के मंगवा लेता है तो हम उसको भेज देते हैं, तो वो उसके बाकायदा पैसे मिलते हैं हमें।
अच्छे तरीके से काम होता है और मज़ा आता है अच्छे तरीके से काम करने में, जो यहाँ दिखने में नहीं आया। आपको मज़ा आता है काम करने का, हमें देखकर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा हैदर, ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को भी वो जानना चाहते होंगे कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन मैं 7 साल का था जब से ये काम कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली में पीछे घर था, घर के पीछे वर्कशॉप था, वाले साहब भी ये करते थे और अपना काफ़ी ख़ानदान में बहुत से लोग करते हैं काम। तो इंस्पिरेशन वालिद साहब थे आपके? जी हाँ, देखते देखते वाले साहब को दिल किया कि यार वाले साहब करते थे काम, तो मैं स्कूल से आके देखता था, तो वाले साहब ने कहा कि बेटा इधर ही खेला करो, क्यों दूर खेलते हो तुम। बस वो खेलते खेलते रंगों से आज ऐसे हो गए कि रंग मेरे से जुदा ही नहीं होते। अच्छा वैसे हैदर, हमने देखा है ट्रक्स पे बड़ी मज़े मज़े की शेर व शायरी भी होती है, तो कौन सा ऐसा शेर है या कौन सा ऐसा जुमला है जो कि बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि भाई यही वाला लिखवाना है हमने ट्रक पर? असल में बहुत सारे शेर होते हैं, तो बहुत से नसीहत आमोज, बहुत से दिल जले, बहुत से, और जैसे अताउल्लाह साहब हैं, प्यार नाल ना से गुस्से नाल वेख ले कर, तो ये भी कोई लिख देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ट्रक आर्ट पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे खुद बड़ा पसंद है, बहुत से लोग उनको भी पसंद है, जबकि पाकिस्तान के अलावा अगर बाहर के मुल्क की बात की जाए तो उनको भी बड़ा पसंद है। हैदर अली, आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी लाइंस हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं जिनको लोग बड़ा पसंद करके लिखवाते भी हैं, तो वो जुमले ज़रा दोबारा से दोहरा दें जो कुछ रह गए थे। जी, ऐसे जुमले बहुत सारे हैं, और ऐसे जुमले जो आजकल आप गाने सुन रहे हैं, जैसे रुलते गए पर चस बड़ी आई है, और आप देखें टप्पू यार और पप्पू यार तंग न कर, जो जुनून ग्रुप ने गाना गाया था, वो हमारे ट्रकों की शायरी से लेके गाया हुआ है। बाकी हमारे तो गाने माशाल्लाह अताउल्लाह खान साहब को बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, मोहतरमा नूर जहाँ को सुनते हैं, और यानी कि जलाल चांडियो साहब है, उनको सुनते हैं लोग। और फिर शायरी से ऐसा है कि कुछ मैसेज मिलते हैं, जैसे एक शख्स शबाब में था, पूरा शहर अजाब में था, लाशों के लग गए थे ढेर, अभी तो वो नकाब में था, तो इस तरह के शेर भी हैं। और फिर सांपों को कह कर दिया बंद, ये कहकर सपेरों ने इंसान को डसने के लिए। वैसे पप्पू यार तंग ना कर जो जुमला है ना, वो मैंने बहुत से ट्रक के पीछे देखा है जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, उस ट्रक आर्ट में बहुत से रंग होते हैं। प्यार से करा पर तनख्वाह बड़ी छोड़ी है। सही है, लेकिन ना ट्रक्स के अंदर जो कलर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, तो ऐसा कौन सा रंग होता है जो कि उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है? क्योंकि एक तो कुछ सारे कलर्स ही प्यारे होते हैं, लेकिन कौन सा एक कलर है जो कि सब उन रंगों पर भारी पड़ता है? इसकी असल में ट्रक आर्ट की पूरी इसकी सिस्टम ही पूरा का पूरा अलग है। इसकी कैलीग्राफी अपनी, आर्ट अपना है, कलर अपने, ब्रशेज इसके अपने, वो आम तौर पे नहीं मिलते, तो यहाँ पे सिखाना पड़ेगा लोगों को काफ़ी कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, लोगों को काफ़ी नहीं पता, इसकी भाषा ज़रूरत है। तो मैं अच्छा हैदर अली, वैसे तो उनके ऊपर ट्रक्स के ऊपर तस्वीरें भी बनी होती हैं बड़ी ज़्यादा, तो कौन सी ऐसी तस्वीरें जो बड़ा पसंद करते हैं लोग भी और आप लोग भी पसंद करते हैं कि हम वही तस्वीरों को बनाएं? जी, आज मैं देख रहा था 92 पे ही देख रहा था, राहिल शरीफ की आज बरसी है उनकी, तो एक ज़माने में मैं राहिल शरीफ की तस्वीरें बना रहा होता था। हमारे एक कंपनी सितारा हिलाल, उनके ऑनर हैं, वो कैप्टन सरवर शहीद की तस्वीरें बनवाते थे, फिर मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर भी बनती थी वहाँ पे, और फिर मलका तरन्नुम की भी बनती हैं, इमरान खान की भी बनती हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बनती हैं, और काफ़ी एक तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अदाकारों। अच्छा हैदर, ये बताइएगा आपके असिस्टेंट जो है कि इतनी खामोशी से काम भी करते हैं, कितनी खामोशी से बैठे हैं आपके पास? जी, मेरा स्टूडेंट है हुज़ैफा, तो मैंने कहा कि चलो साथ। तो हुज़ैफा ने अभी तक आपसे क्या क्या कुछ सीख लिया है? थोड़ा बोलने का। हुज़ैफा बताओ। लगता है हुज़ैफा को शर्म आ रही है। कुछ सीखने को मिला है मेरे को, 3 साल हो गए। जी हुज़ैफा बताएं। जी, मेरे को 3 साल हो गए ये हैदर सर के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत मज़ा आता है इस काम में, और शौक़ भी था मेरे को, इस वजह से मैं आया था इसमें, और 3 साल हो गए मेरे को इसमें। अच्छा, 3 साल से आप जो है ये काम कर रहे हैं, कुछ मुश्किलात पेश आई जब ये ट्रक आर्ट करते थे? मुश्किलात तो होती है, एक यही होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, जैसे भी हो, धूप गर्मी हो, लेकिन करना है, कुछ भी हो करना है हम। जी ठीक है, तो अभी तक आपने कितने जो ट्रक्स हैं वो कर लिए होंगे डिज़ाइन 3 साल से, क्योंकि आपने शुरू किया कि अब तो तादाद भी आपको याद नहीं होगी?
नहीं तादाद तो याद नहीं होती है, वो साथ ही होते हैं हैदर सर के साथ, साथ ही अभी इस काबिल हुआ नहीं कि पूरा ट्रक कह रहे हो, अभी ये साथ ही चल रहा होता है अभी तो। सही है। अच्छा मैं एक और बड़े ज़बरदस्त बात पूछना चाह रही हूँ हैदर साहब, वैसे तो क्योंकि देखें हमने ट्रक्स देखे हैं, बड़े प्यारे होते हैं, कलर्स भी बड़े मज़े मज़े के होते हैं, लेकिन उन ट्रक्स में अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाने बड़े होते हैं, तो इन दोनों का आपस में लिंक क्या है? ये होता है ड्राइवर दूर दराज के गांव के होते हैं, तो वो उदासी और कभी कभी अपने जो घर को भी याद कर रहे होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद कर रहे होते हैं, इस तरह करके तो वो चीज़ उनको अताउल्लाह साहब के गानों में मिलती, एक मिसिंग चीज़ मिल जाती है, तो वो सुन रहे होते हैं। और एक दिल की आवाज़ भी, अताउल्लाह साहब की तो आवाज़ भी दर्द भरी, आपको पता ही है, तो वो चीज़ जब टकराती है दिल की आवाज़ से, तो वो फिर इसीलिए सुन रहे होते हैं। सही है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं और उनको अपने सुनते भी हैं, ट्रक्स में लगाए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका भी और हुज़ैफ़ा आपका भी कि आपने हम लोगों को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ऐसे ही एक रंग की है जो कि बड़ा खूबसूरत था, कभी बहुत खिला हुआ था, लेकिन मुआशरे की धूल मट्टी पड़कर उसका जो रंग है वो मध्यम हो गया है। कल मैं गुजर रही थी एक रोड से, तो मैंने एक ख़ातून को देखा जो मुझे बड़ी अपील की देखकर कि एक गाड़ी थी और वो ख़ातून थी और वो सड़क पर रह रही थी, लेकिन उनकी जो हालत थी वो देखकर मुझे बड़ा ज़्यादा दिल को कुछ हुआ और मैंने उनसे बात भी की। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इनको क्यों ना आप लोगों से भी मिलवाऊँ कि इस कदर वो खूबसूरत वो मुझे लगी, उनकी बातें इतनी प्यारी थी, तो मैंने सोचा कि वो अपनी गाड़ी जिस तरह से उसने गाड़ी के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं एक रोड के ऊपर, तो क्यों ना आपसे भी उनकी मुलाकात कराई जाए। तो मैंने अपनी टीम से आके डिस्कस की ये बात और मेरी टीम ने मेरा साथ दिया बड़े अच्छे तरीके से, और हम लोग कल गए उनसे मिलने, उनसे मुलाकात की और हमने उनको देखा कि जब वो मतलब सड़क पर थी और किस तरह से उन्होंने हमारे से बातचीत की। कुछ उनको उन्होंने इतनी पढ़ी लिखी खातून थी वो, लेकिन लोगों के कुछ रवैये ऐसे होते हैं जिनसे वो इस तरह से अपने घर से दरबदर हो गई, और अपने रिश्तेदार कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो कि साथ नहीं देते ज़िंदगी में। जब आप कामयाबियों और तरक्कियों की जानिब होते हैं तब तो आपके पास हर कोई होता है, लेकिन जब मुश्किलात आ जाती हैं तो लोग आपसे दूरी कर लेते हैं। इस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन माहिर नफ्सियात हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने जब अज़रा आपा से बात की तो उनसे जाना मैंने कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं और यहाँ पर क्यों रह रही हैं। तो उन्होंने कुछ जो है ना सवालात मेरे थे उनके जवाबात दिए हैं, और वो क्या जवाबात हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। सड़कों पर मौजूद बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपकी मुंतज़िर हैं, जो कुछ जानना चाहती हैं, जो आपकी मदद चाहती हैं, उन्हीं की आज हम मदद करेंगे। और मैं आज आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में ऐसी बेटी, ऐसी बहन और ऐसी माँ से मिलवाऊंगी। आप खुद देखें कि एक पढ़ी लिखी खातून है, जॉब भी कर चुकी हैं और उनका ताल्लुक भी एक वेल ऑफ फैमिली से है, लेकिन आखिर क्या वजह हुई जो कि वो सड़क पर आ गई हैं, और इन तमाम जो चीज़ों की कहानी है वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो चल मैं आपको मिलवाती हूँ अज़रा आपा से। अस्सलाम वालेकुम अज़रा आपा। जी अज़रा आपा, आप इधर आए, ज़रा बताएं, हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं, हम आपकी कहानी जो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और बताएं माशाल्लाह से मैंने कि आप माशाल्लाह बहुत ही एक तो आपने पढ़ा भी इतना ज़्यादा है, 9 आपने ऐसे डिग्री से जिनमें मास्टर्स के, तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। बस क्या बताएं, हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब से टीवी पे मैं आई हूँ, खामखा के गलत लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ कहो तो बच्ची बच्चे हैं और ये हैं वो, और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कुछ बात करो तो कोई समझ में नहीं आता। उसकी वजह हमारा ये कायदे आज़म ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छा माशरा दूँगा, लेकिन हमारी माएँ ना बच्चों की तरबियत करती हैं, ना उन्हें बताती हैं तहजीब तमीज़ क्या चीज़ है। अब मेरे पास बिल्ली के बच्चे हैं, मैंने उन्हें ट्रेन किया हुआ है। अच्छा। वो ट्रेन में अपने घर में थी, एहतिकाफ के ज़माने में वो मेरे कमरे में होते थे, मजाल है कि मेरी जानिमाज़ पे आ जाए, और सहरी में मेरे साथ खाते थे, उसके बाद वो इफ्तार में मेरे साथ खाते थे। अगर बिल्ली या कुत्ता या बंदर ये ट्रेंड हो सकते तो इंसान के बच्चे क्यों नहीं ट्रेंड हो सकते। तो आपने कुछ खाया है? मैंने खा लिया था। आपने क्या खाया है? मैंने कहा था मेरे पास डबल रोटी मैं ले आई थी, वो मैंने खा ली। तो डबल रोटी ऐसे ही खा लिया, खा ली कुछ चाय लगा के साथ। चाय के साथ। तो
मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खाया है, बहुत अच्छा पहना है, सब है। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, आप कोई ख्वाहिश नहीं है? कोई ख्वाहिश, कोई शिकवा, कोई गिला है? कोई शिकवा, कोई गिला, कोई गिला नहीं है, क्योंकि मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है अल्लाह ताला जो हमारे साथ करता है उसकी कोई ना कोई वजह होगी। बिल्कुल ऐसे ही। बात सारी अब ये क्योंकि एक वक्त था उरूज देखा आपने। रोज देखा है मैंने, और तो अब मुझे जवाब पता है भी कि है। अगर वो मेरा वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं ना होता रहता। और मुझे अपने खुदा पे पूरा 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 यकीन है, भरोसा है, वो मेरा ये वक्त, इसीलिए आप शक्ल पे मेरी देख ले, मैं मुतमईन हूँ कि नहीं? बिल्कुल मुतमईन है। 6 महीने से मैंने साबुन से मुंह नहीं धोया है, कोई क्रीम नहीं अच्छा। लगाई है, हाँ। कोई वो नहीं कुछ किया है, तो मुझे कोई गिला शिकवा लेकिन कुछ माशाल्लाह फिट हैं आप। नहीं। अल्लाह का शुक्र। वैसे कभी बीमार हो जाएं तो फिर वो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए चल जाती हैं? कुछ बीमारी नहीं होती, ना नज़ला कोई होता, ना बुखार, जुकाम कुछ होता, नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर अमरीन एक पढ़ी लिखी खातून है, ज़िंदगी गुजार रही थी, ऐसा क्या हुआ, क्या मुआशरे के रवैये ऐसे थे जो कि उनको सड़क पर ले आए? देखिए, इनकी एक पहले भी वीडियो वायरल हुई है इन बीबी की, और अब भी जो मैं देख रही हूँ जो आपने सवालात किए हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हैं इकरा। एक तो सबसे पहले जो है वो ये कि हमें थोड़ा सा ज़रा ये देखना ज़रूरी है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि इनकी पूरी केस हिस्ट्री लेना कि क्या वाकई एक तो रवैये हैं, और नो डाउट कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती हैं और जिन पर रवैये इस तरीके से असरअंदाज होते हैं। नंबर 2 जो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ये बताऊँगी कि जो ये कह रही है कि मैंने 6 महीने से मुँह भी नहीं धोया और मैं इस तरीके से रह रही हूँ और गाड़ी के अंदर और कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे, तो हमारे कुछ ऐसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम साइकोटिक बिहेवियर्स बोलते हैं, और उन साइकोटिक बिहेवियर्स की जो है वो कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ साइकोसिस के अंदर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक जो है वो अपना कपड़े नहीं बदलते, हाथ मुँह नहीं धोते, गंदगी में रहना पसंद करते हैं। आपने कुछ और भी कभी ऐसे देखा होगा कि सड़क किनारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कपड़ों की गठड़ियाँ बना के उन्होंने रखी हुई होती हैं और वो रह रहे होते हैं। कुछ उनमें से नो डाउट कुछ ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं जिनको कि हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कैटेगरी में डील करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं गाँव में या दूर दराज इलाकों में जहाँ लोगों में अभी जहालत है कि जहाँ पर साइकोटिक लोग होते हैं, वो एक कमरों के अंदर गंदगी में रह रहे होते हैं, लोग उन्हें पीर फकीर समझ लेते हैं और उन्हीं के फिर पास तावीज़ धागों के लिए जाते हैं। तो ये सारा उसके अंदर आता है। जो मुझे इनका देख के महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि नो डाउट इनके साइको सोशल प्रेशर्स होंगे जो इनके साथ हुआ, लेकिन मुझे इसमें हल्की सी साइकोटिक सिम्टम्स दिख रही हैं। लेकिन आपको लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से उनका चेहरा आपने देखा, जितनी पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ आ गई, कोई उनको ऐसा गहरा सदमा लगा कि वो यहाँ पर आ गई? क्योंकि उन्होंने कोई रिश्तेदारों के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो बात ही नहीं करना चाहती उस मुताबिक। देखिए, मैं फिर यही बात कर रही हूँ कि जो साइकोसिस होता है उसके अंदर पेशेंट का या इंसान का रियलिटी के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि उनकी जो परसेप्शंस होती हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब ये है कि वो रियलिटी को वैसे नहीं देख रहे होते जैसे वो होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बहुत कहना ज़रूरी समझूंगी कि नो डाउट उनके जो रिलेटिव्स जो देख रहे हैं या जो कोई हैं, अब मुझे नहीं पता, जब तक मैं केस हिस्ट्री नहीं लूँगी तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि क्या ये वाकई साइकोसिस में है, और साइकोसिस में भी है तो ये किस लेवल पे है। क्योंकि आप ये भी चीज़ देखें कि वो अपने रिलेटिव्स और दूसरों के बारे में बात करना ही नहीं चाह रही। मैं यहाँ पे अपना बिजनेस करती थी, एक किसी ने मुझे धोखा दिया और मेरी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मुझे छोड़ा। कौन सा बिजनेस आपने स्टार्ट किया? मैं एक बुटीक का काम करती थी, ट्रेडिशनल। अच्छा। तो मेरा बड़ा वो होता था, लेकिन अब है कि मुझे पता है कि मेरा अच्छा वक्त नहीं रहा तो मेरा बुरा वक्त भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। आप दिन रात यहीं पे रहती मैं दिन रात यहीं पे, मेरी गाड़ी में सोती हैं? गाड़ी में सोती हूँ। गाड़ी अभी ख़राब है, मैं कोशिश कर रही हूँ पैसे की, पैसा मिलेगा तो मैं घर किराए पे लेके इंशाल्लाह चली जाऊँगी इंशाल्लाह। मगर यहाँ पे यह है कि लेकिन आपका खाने पीने का किस तरह? खाने पीने का कभी मैं कुछ खरीद लेती हूँ, कभी कोई औरत ला के दे देती है कि भाई ये खा लें, ये बात है। अल्लाह ताला गाड़ी में रह रही है तो वॉशरूम वगैरह की वो यहाँ पे आगे एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ पे है बाथरूम, वहाँ चली जाती है। ठीक है। तो कपड़े वगैरह चेंज भी वहीं कर लेती हैं कहीं पे? कभी वहाँ चेंज कर लेती हूँ, रात में गाड़ी के अंदर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। तो वैसे जिस तरह से अगर मैं आपसे, मैंने मेरे पहले लोगों को बताया, मैं अपने व्यूअर्स को बता दी थी कि बड़े बड़े सियासतदान थे जिनके साथ आपका उठना बैठना था, और उनकी जो जैसे
शहबाज शरीफ हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी अपनी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, तो क्या वजह वो आप नहीं, बातचीत की बात नहीं, मैंने खुद लोगों से वो किया हुआ है, क्योंकि बुरे वक्तों में आपका साया भी साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। और मैं जलील होना नहीं चाहती। मेरी खूबी यही है कि मैं सारे पॉलिटिशियन को जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे मदद नहीं तलब की। इसीलिए जब अगर वो गलत काम करें तो मैं उनके मुंह पे कहती हूँ, मुझे कुछ कह नहीं सकते। ये बात है, इसलिए मैं आपा, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ है? बाकी मेरी फैमिली ने, मेरी वालदैन का इंतकाल हो चुका, मेरे भाई बहन कोई नहीं थे, मैं इकलौती हूँ। आपके बच्चे भी हैं? कोई आपने मैंने शादी शादी वगैरह नहीं की? नहीं शादी की। ठीक। बात सारी है कि मैं ना लोगों के रवैयों से मरूब होती हूँ, ना पैसों से, क्योंकि गधे पे आप किताबें ला दे वो आलिम नहीं बनेगा, पैसा आने से ख़ानदान नहीं बनेगा। आपा मेरी बात सुने, आप मुझे, आप हमारे ये जो देख रहे हैं लोग, उनको बताएं कि जो आपके रिश्तेदार हैं वो कोई भी नहीं आपसे बात करते? मेरे रिश्तेदार कोई नहीं, मेरे मामू थे, उनका इंतकाल हो गया, मेरी खालाएं थी, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन आप यहाँ पे कब से हैं? इस जगह पे तो मैं 2-3 हफ्ते हो रहे हैं। 2-3 हफ्ते से पहले कहाँ थी? पहले मैं ये तो कोई 6-7 महीने से मेरी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, क्योंकि घर खाली कर दिया, अब घर में ढूंढ रही हूँ। पहले आप घर में रह रही थी किसी? हाँ, मेरे अपना घर किराया का था। डॉक्टर अमीन, आपने देखा, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से मुतालिक बताया, क्या करती थी वो बताया, और रिश्तों के बारे में बताया। रिश्तों से इनकारी नजर आए, क्या वजह हो सकती है? देखिए इकरा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मुझे जो अब मैंने इनका फर्दर सुना है, तो इनकी जो प्रीवियस वीडियो और ये जो करंट वीडियो है, इसके अंदर काफ़ी जो है वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है। पहले इन्होंने कहा कि ये किसी बैंक में काम करती थी, अब ये कह रही है मैं बुटीक का काम करती हूँ। नहीं, बैंक में पहले काम करती थी जब लंदन में वो हुआ करती थी, फिर यहाँ आकर इन्होंने हेड करी थी, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई तो कह रही कि मैंने कारोबार यहाँ पर शुरू किया जिसमें मुझे धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। मैं फिर ये बात कर रही हूँ कि जो साइकोसिस के अंदर पेशेंट्स जो होते हैं वो हेलुसिनेट करते हैं। हेलुसिनेशंस का मैं थोड़ा सा आम पब्लिक को बता दूं ज़रा कि हेलुसिनेशंस में होता ये है कि एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन पेशेंट को अपने दिमाग के अंदर लग रहा होता है कि वो रियलिटी में ऐसा है। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग हेलुसिनेट करते हैं कि वो कहते हैं खुदा ना खासा हम पता नहीं कोई नबी हैं, या खुदा ना खासा इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। साइकोसिस के अंदर ये याद रखना चाहिए कि हमें लगता है कि जैसे मरीज़ या जो इंसान है वो सच बोल रहा है, और अपने लिहाज से वो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन वो हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। तो मुझे जब तक मैं केस हिस्ट्री नहीं लूंगी, जब तक ये नहीं पता चलेगा, और इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि वो हमसे क्वेश्चन उनसे किया हमने कि सर्दी है, इतना मौसम बदल रहा है, तो सर्दी में वो क्या करती है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। जी प्लीज़। आपा जैसे में वैसे क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, रात को ठंड लगती है, तो उसमें ऐसे में क्या करती हैं गाड़ी में, किस तरह से? बिल्लियाँ होती हैं, उनसे कहती हैं, वो मेरे पैरों में आके बैठ जाती है, अच्छा। पेट पे आके, और उनकी गरमाइश। बिल्लियाँ कैसे? बस इतनी गरमाइश उनकी आपने उन्हें ट्रेन किया हुआ आपके पास? मतलब मेरी पालतू बिल्लियाँ हैं ना। अच्छा, तो हमें मिलवाएंगे अपनी बिल्लियों से ज़रा? नाराज है आज, क्योंकि उनको सही आज नाश्ता नहीं मिला है। ओहो, तो नाश्ता क्या करती हैं आपकी बिल्लियाँ? मेरी बिल्लियाँ नाश्ता करती हैं पराठा और ऑमलेट। वो बनाता कौन है? वो एक खातून है, वो मुझे कहने लगी कि आपको नाश्ता चाहिए, मैंने कहा हाँ, क्या ला के दूँ, मैंने कहा पराठा ऑमलेट। तो बिल्लियाँ वो ला के देती, मैं बिल्लियों को खिलाती। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो बिल्लियाँ आपने रखी हैं, आपने कहा इनको ऑमलेट और पराठे जो है वो नाश्ते में कराती हैं, तो उसके अलावा वो जो आपने कहा वो जो आपको एक औरत है वो ला के दे देती है? हाँ, तो ठीक है। वो आ जाती है अमूमन 8 बजे ला के देती है। हाँ, तो मैं टाइम टेबल इन्होंने रखा हुआ आपने? हाँ, तो आज क्या हुआ कि मैं मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, ये है, तो मैं ज़रा सो गई थी, तो मेरी आँख खुली 10:30 पौने 11 बजे, तो उनका टाइम गुजर चुका था, तो नाराज़ थी, उन्होंने नहीं खाया। ओ, तो अभी तक नाराज़ है? अभी तक नाराज़, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने? शाम तक कुछ नहीं खाएंगे। तो हम इन्हें कुछ खिला दें? नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। कुछ भी नहीं खाएंगे? पराठा और ऑमलेट भी नहीं खाएंगे? तो अपनी बिल्लियों से तो मिलवाएं मुझे, मैं उनको हो सकता है राज़ी कर दूँ। नहीं राज़ी हूँ। नहीं होंगी? यहीं से देख लो, नहीं राज़ी हूँ। यहाँ से देख लूँ? नाराज़। मैं से अपने कैमरामैन को कहूँगी बिल्लियों को दिखाएं ज़रा सारे, क्योंकि व्यूवर्स हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं हमारा प्रोग्राम सुबह सवेरे का, तो वो फिर वो बच्चे बिल्लियाँ देख लेंगे आपकी, उनको भी खुशी होगी। या आप पीछे से ले जाके दिखा दें। आप छोड़ दें, मैं इसको पकड़ लेती हूँ अगर आप। ठीक है, ये हैं प्यारी भाई 2 बिल्लियाँ। अच्छा 4 हैं, 4 हैं। इनके नाम भी रखे हुए हैं आपने कोई? शहजादी, सही, राजकुमारी, वाह ज़बरदस्त। क्या नाम है इसका? छोटी वाली गुड्डी है। अच्छा, छोटी वाली गुड्डी है, और वो गुड़िया है। गुड़िया है, बड़े प्यारे नाम रखे हैं आपने। तो इनकी ये जो छोटी छोटी है वो उनके बच्चे हैं बिल्ली? नहीं, मेरी अपनी बिल्लियाँ हैं जो बड़ी, उनके बच्चे हैं। अच्छा, ये उनके बच्चे हैं। तो आप
आपने सबको बांध के रखा हुआ है। वो इसलिए ये परेशान हो जाती हैं, लोग तंग करते हैं। डॉक्टर अमीन, आपने देखा है कि कितनी उनकी मोहब्बत है अपनी बिल्लियों के साथ, इतनी हसास है, रिश्तेदारों का पता नहीं है उन्हें। देखिए यहाँ पर मैं फिर कहूँगी कि अगर इनका कांटेक्ट है तो मेरे ख्याल इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमें एडमिट करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह इतनी ठंड के अंदर जिस तरह से वो रह रही हैं। और मैं फिर कहूँगी कि साइकोटिक पेशेंट्स को यूजुअली ठंडा और गर्म का एहसास जो है वो नहीं रहता, तो इसलिए इनका इलाज होना दवाइयों के ज़रिए भी, और अगर इनका कोई रिलेटिव जानने वाला है तो वो ज़रूर अप्रोच करे। प्लस ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर आप इनका कॉन्टैक्ट मुझे दें तो मैं इनको जो है वो फाउंटेन हाउस हमारे पास है ऐसे ही मरीज़ों के लिए कि जिनका आगे पीछे कोई वली वारिस नहीं होता, तो वहाँ पर फिर ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। शी नीड्स प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट इनको चाहिए, और इतनी ठंड के अंदर जो है वो आगे इनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनका कॉन्टैक्ट मुझे दें, या फिर फाउंटेन हाउस से हम डायरेक्ट जो है वो, वैसे हमने चाहा था कॉन्टैक्ट लेना, लेकिन फाइनली इनसे क्या बात हुई है वो पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी ज़रूर। चाहते थे कि इससे हमारे व्यूअर्स सोचते होंगे कि आपने शादी क्यों नहीं की अब तक, बस पढ़ाई में मसरूफ, पढ़ाई में मसरूफ रही, इसलिए जी नहीं चाह। शादी का कभी ख्याल भी नहीं आया कि शादी करें? लड़कियों की ख्वाहिश होती ना कि भाई हम भी शादी हो, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी? अच्छा, कोई ख्वाहिश हो आपकी? कोई ख्वाहिश बस ये है कि जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर सिर्फ कलमा हो। ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी ख्वाहिश है, और कोई नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, और बच्चों से मैं कहूँगी कि अपने प्रोग्राम पढ़ाई का ख्याल रखें, पढ़ें, और एक नेक शरीफ पाकिस्तानी मुसलमान बनें। ठीक है आपा, मैं सुबह सवेरे पाकिस्तान जो है वो होस्ट करती हूँ, तो उस सुबह सवेरे पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम जो सुबह सुबह लोग देखते हैं, उनको उस प्रोग्राम के लिए कुछ कहना चाहेंगी? तो यही कहना चाहूँगी कि नमाज की पाबंदी करें, झूठ से परहेज़ करें, सच्चाई का साथ दें, और अपने वतन से मोहब्बत करें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आप, हमें बहुत मज़ा आपसे बात करके, और यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया। बस चलिए गले मिलने मेरे साथ, फिर मैं जाऊँ। ठीक है, खुदा शुक्रिया बहुत। डॉक्टर अमीन, मैंने बार बार उनसे पूछा कि उनकी ख्वाहिश कोई, उन्होंने ख्वाहिश कहा कि कोई भी नहीं है, अब कोई ख्वाहिश नहीं रही है, कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। इतनी बेजारी क्यों? डिप्रेशन है जी, डिप्रेसिव साइकोसिस। अगेन मैं कहूँगी कि जहाँ पर इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है। इकरा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ज़रूर कोट करूँगी, अगर आपको रूही बानो का याद हो, रूही बानो साहिबा का, अगर उनको याद हो, उनके एंड के डेज भी ऐसे थे। सिंस शी वाज लिविंग इन माय नेबर्स, तो मुझे याद है मैं उनको फाउंटेन हाउस लेकर जाती होती थी, और सेम उनकी कंडीशन होती थी कि वो इसी तरह सड़कों पर जो है वो रातें गुजारती थी, और स्पेशली अपने बेटे की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। इसी तरह वो भी रियलिटी से उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, और फिर उनको एंड के दिनों में पहले तो फाउंटेन हाउस रखा गया, कुछ स्टेबल हो गई, लेकिन जैसे ही वहाँ से उनका भी एक जो चीज़ जो मैं ऐसे देखती हूँ कि खुदारा ऐसे पेशेंट्स को जो है या ऐसे इंसानों को अकेला मत छोड़े। यूजुअली फैमिली क्या करती है कि इनको ऐसे इदारों के अंदर छोड़कर चली जाती है और इनसे मिलने के लिए नहीं आते, और साल हर साल ये मरीज़ वहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनसे मिलने नहीं आते, जो उनको फर्दर डिप्रेशन में ले जाती है। तो खुदारा जब इस तरह से लोग, और सारा हमारे रवैये जो हैं, नो डाउट ये सेंसिटिव लोग होते हैं, और सेंसिटिव लोगों को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें लगता है कि सो कॉल्ड ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा नॉर्मल लोग हैं हम लोगों से। बिल्कुल, हम लोग डिसेंसिटाइज्ड हो गए हुए हैं, जो है जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल ख़ास तौर पर जिस तरह से डॉक्टर अमीन ने भी कहा है कि अगर इस तरह से कोई देखें आप लोगों को, तो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, इस तरह की सड़क कहानियाँ जो हैं आपको आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत से हम मौजूद जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक, और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं व्यूवर्स स्टॉक मार्केट से, और मईशत जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, और ख़ास तौर पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो 40,000 की सतह उबूर कर गई है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट पर ही, और इसी से हमें ज्वाइन किए कराची से शराज अहमद ने। शराज, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आज जो है क्या सूरत हाल है, दिन का आगाज़ कैसे है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी रोज़ है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है, और स्टार्टिंग के साथ ही हमने देखा कि मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया, और इंडेक्स 70 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो मुस्बत खबरें आ रही हैं IMF की जानिब से, इसके अलावा मूडीज़ की जानिब से जो पाकिस्तान की रैंकिंग मुस्तहकम करार दी है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से कुछ अच्छी रेटिंग्स जो आ रही हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी ज़्यादा बहाल हुआ है। इसके अलावा जो सरमायाकार हैं वो भी
अभी ये सब मामला भी देख रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से माशी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उसके कुछ असरात अब नज़र आना शुरू हुए हैं, जैसे करंट अकाउंट खसारे में कमी, डॉलर की कदर में बेहतरी और जो दीगर अवामिल हैं वो तमाम ये तमाम अवामिल जो हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं सरमायाकारों का, चाहे वो मुकामी सरमायाकार हों या फिर बैरूनी सरमायाकार, दोनों की ही जानिब से जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है सरमायाकारी में तेज़ी देखी जा रही है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तकरीबन 9 माह के बाद 40,000 की जो सतह है वो अबूर करने में कामयाब हुआ है। पीर से लेके अब तक जो है मार्केट में तकरीबन 1,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा चुका है, जिसकी वजह से सरमायाकार पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट 42,000 पॉइंट्स की सतह तक भी जा सकता है। इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो अगर सेक्टर्स वाइज की बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सीमेंट, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, इन तमाम तर सेक्टर्स में जो है सरमायाकारी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है और इनकी शेयर्स की मालियत में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया है। शराज, ये बताइएगा अशारिये क्या कह रहे हैं, रुझान किस तरफ है? जी, गुज़िश्ता हफ्ते से हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो मार्केट मुख्तलिफ अदवार से गुजर रही है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल तेज़ी का जो सिलसिला है वो जारी है। पीर से लेके अब तक मार्केट में तकरीबन 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा चुका है, जिसकी वजह से शेयर्स की मालियत में जहाँ इजाफा हुआ वहीं वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके जो शेयर्स की मालियत है उसमें इजाफा हो रहा है, जबकि जो 40,000 की जो सतह है वो भी मार्केट इस वक्त अबूर कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में यही रुझान देखने को देखा जा सकता है, जिसमें मार्केट जो है मजीद आगे की तरफ जाए, क्योंकि गुज़िश्ता पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से और जो माशी चैलेंजेस का सामना था हुकूमत को, उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार थी और लोग जो है शेयर्स की खरीदारी के बजाय हो रही है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज ये बताइए कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर जो है तरक्की हो रही है और कौन कौन से ऐसे जहाँ पे मंदी देखने में आ रही है? जी, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा जो अपने मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल है, इन तमाम सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उसकी मालियत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जबकि ऑटो सेक्टर गुज़िश्ता कई अरसे से दबाव का शिकार है, जिसकी वजह जो महंगाई है उससे जो परचेजिंग पावर लोगों की कम हुई है, जो सेल है मार्केट में ऑटो सेक्टर की वो 50% से ज़ायद कम रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो दबाव का शिकार है और वहाँ पर कुछ गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बरक्स जो दीगर सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है और जो सरमायाकार हैं वो पुरुमीद है कि आने वाले दिन मज़ीद बेहतर होंगे और मुख्तलिफ शोबों में जो हम सरमायाकारी का जो रुझान है वो तेज़ से तेज़तर होता हुआ देख रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया शराज आपका। हमारे साथ माहिर मौशियत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, वैसे तो देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी जा रही है और मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपसे ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मईशत की सूरत हाल का अक्कास नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक एहसासात से, सेंटिमेंट से, प्रोजेक्शन से, हुकूमत सियासी हालात से, हुकूमत जो दावे कर रही है उन सब चीज़ों से उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात ये बता दूं कि अप्रैल 2018 में अगर हम चले जाएं तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज था 53,400, 53,400 पे था जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज अप्रैल 18 में। उसके बाद आपको सियासी अफरा तफरी हमने देखने में आई तो उसकी वजह से गिरना शुरू हुआ तो बहुत नीचे चला गया। अब इस वक्त जो ये 40,700 पर है, इसका मतलब ये है कि उससे 25% कम है, यानी जो 53,400 था उससे आज भी 25% कम है। और जिन लोगों ने उस वक्त पैसे लगाए थे उसके मैं अगर पूरी जिम्मेदारी से कहूं कि उन लोगों के कई हजार अरब रुपया डूब चुके हैं, क्योंकि इसमें तेजी से गिरावट आई है। बिल्कुल। स्टेट बैंक के गवर्नर ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं उससे एग्री करता हूं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है उसका ताल्लुक सेंटिमेंट से है। हुआ ये था कि आपने देखा कि हमने मूडीज ने हमारी जो आउटलुक है, मंजरनामा है मईशत का, उसको मिस्टेकम कर दिया। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो जाता है, तो हमेशा हमारा आउटलुक मुस्तहकम ही होता है। 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, अब 2019 में भी हुआ। लेकिन इस वक्त इसने हुकूमत ने, चूंकि 1 साल मुश्किल था, तो इसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी और ये कहा कि जी हमारी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ एक रूटीन की बात की थी कि इसमें डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे हुकूमत ने कौन से इकदाम किए हैं जो कि एकदम फिर से बेहतरी आई है?
नहीं, देखिए मैंने आपसे बताया ना कि बेहतरी नहीं, जो गिरावट हुई थी उसमें वापसी का एक सफर शुरू हुआ है। वो भी सेंटिमेंट्स की वजह से हुआ था कि जब 53,400 था तो लोग ये कह रहे थे अफरा तफरी है, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और बेयकीनी की कैफियत थी, अपोजिशन हंगामा आराई की कोशिश कर रही थी, अदालतों में मुकदमा चल रहे थे, तो एक बेयकीन, और IMF के पास हम गए भी नहीं थे, IMF की छतरी हमारे ऊपर नहीं थी, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उसमें फिर केयर टेकर्स भी बाद में आ गए। इस हुकूमत के आने के बाद 1 साल तक उसमें बेहतरी नहीं आई स्टॉक एक्सचेंज में। मगर आपको मैं बताऊं कि 3 जुलाई 2019 को, अब से तकरीबन 5 माह पहले, IMF ने हमारा कर्जा मंजूर किया। बिल्कुल। उस कर्जे की मंजूरी के साथ डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया और ये सेंटिमेंट्स आए कि जब IMF की छतरी आ जाती है तो पाकिस्तान में आर्जी इस्तेहकाम आ जाता है। बिल्कुल। और लेकिन उसकी कीमत जो है वो आवाम को अदा करनी पड़ रही है। कि मैं आपको अगर एक मिसाल दे दूं कि जब पिछली रुखसत हुई थी तो अफराद ज़र जो था वो 3.9% था, यानी 4% से कम। कल जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद शुमार दिए हैं उन्होंने कहा कि नवंबर में हो गया 12.7। अच्छा। फिर ये कहा कि खाने पीने की अशिया, यानी आम आदमी, दालें, सब्जियां, प्याज, इन चीजों में 19% तक इजाफा हो गया। तो आम आदमी जो है वो तो महरूमी का शिकार हुआ। बिल्कुल, वो पिस गया है। आपने वो इसलिए हुआ कि जो इक़दाम उठाए उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया कम, और हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था जो माइनस में चला गया था पहली मरतबा 9 साल के बाद। अब ये उम्मीद है, जैसे आपके बता रहे थे कि जी अब ये हमारे बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन मुस्तहकम है, हुकूमत बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हम लोग तो यही कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने की बेहतरी लाई जाए और वहीं पर वापस जिस 53 आपने कहा कि वहां उससे बल्कि उससे ऊपर हम जा सकें? देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैंने मनफी सूरत हाल बताई है उसके, लेकिन उसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत में जो कैपेसिटी है, हमारे लोगों में जो सलाहियत है, हाँ अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, तो अगर हम दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार करें तो हम 8% से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश जहाँ ना कॉटन है ना कुछ है ना सीपैक है, उनकी बरामदात हमसे बहुत ज्यादा हैं, उनके रिजर्व हमसे बहुत ज्यादा हैं, उनसे ग्रोथ रेट हमारा बहुत ज्यादा है। तो जहां ये एक तरफ मायूसी है वहां ये भी बताते हैं कि हमारा ऊपर जाने की सलाहियत कितनी ज्यादा है। यानी 53,000 से ऊपर जाना, मईशत को 8% से तरक्की करना, महंगाई कम होना, बरामदात बढ़ना, ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह मियां ने सलाहियत रख दी है। तो अब हमें यह है कि आप आवाम को अगर एजुकेट करते हैं कि हुकूमत पर यह दबाव डालते हैं कि भाई आपके पास मेहरबान मौसम है, हमारे जो किसान में जो है वो जो है जफाकश है, आप हमारे पास कॉटन है, हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास गवादर पोर्ट है, हमारे पास सी पैक है, हमारे पास पेट्रोल और गैस के जखायर हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस खित्ते में सबसे ताकतवर और खुशहाल मुल्क ना बन सकें। इस कैपेसिटी में ये जो थोड़ी बहुत इस वक्त एक आर्जी बेहतरी है, इस पर खुश होने के बजाय हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हुकूमत से ये कहना चाहिए कि आप 8% 10 पर तरक्की करें। टैक्सों का निजाम अगर हम ठीक कर लें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी सलाहियत बहुत कम है, बांग्लादेश से भी कम है, भारत से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है। लोगों को स्किल प्रोवाइड करें, यानी अगर मजदूर का हुनर होगा तो आप ये देखिए कि कपड़ा जो है फटकी शलवार कमीज 3,000 की है तो दुल्हन का ड्रेस जो है वो लाखों में आता है। तो हम वो अगर वहां जाएं और स्किल दें तो आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, जरूर खुशहाली आएगी और हम भी यही दुआ करते हैं। डॉक्टर साहब लास्टली बताइएगा ऐसे कौन से स्टेप्स लेने कि आम आदमी को फायदा हो? ये देखिए सबसे अहम सवाल यही है, इसलिए कि माशी तरक्की जो है अगर उसके समरात में आम आदमी शरीक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उसको हिस्सा मिले, वो हिस्सा उसको नहीं मिले, वो उस अमल का हिस्सा हो, तो उसकी जो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, और मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो उस बात की जमानत प्रोवाइड करता है। वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो आदमी कमाता है जितनी आमदनी उतना वो टैक्स दे दे, अगर एक आदमी की आमदनी कम है वो टैक्स ना दे, तो हर किस्म की आमदनी पर आप मौसर तौर से टैक्स लगाएं। और जीएसटी जो होता है उससे महंगाई बढ़ती है, यानी जो आदमी फुटपाथ पर बैठा है वो भी जीएसटी दे रहा है, उसको 5% पे ले आए,
पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख कम करें तो महंगाई कम होगी, पैदावारी लागत कम होगी। तो अगर दो इकदाम कर लें, करप्शन पर काबू, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स और टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, GST को कम करें, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो कम करें, और जिनकी आमदनी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो टैक्स नहीं दे रहा, बरामद को अनुदान नहीं दे रहे, 1% आबादी टैक्स दे रही है। सबको लोगों को कहें कि शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप टैक्स दें। तो वो जब हम लेंगे तो हमारी टैक्सों की आमदनी दुगनी हो सकती है, यानी 5,000 अरब रुपया। तो देखेंगे आवाम को कितनी बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब आपका। कहा जाता है कि जब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो औलाद के अमाल जो हैं उनके लिए आसानियां या मुश्किलात का बायस बनते हैं। लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि क्या वालिदैन के किए हुए काम भी मुस्तकबिल में उनके आने वाली औलाद, जो उनके बाद जो औलाद होती है, उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगे? ये जानेंगे। और अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर नासिर महमूद साहब ने, इस्लामी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। कैसर राजा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कैसर राजा साहब आपका भी। उज़मा सदाकत माहिर नफ्सियात हैं, लाहौर स्टूडियो में मैंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया उज़मा आपका भी। और डॉक्टर सदाकत माहिर नफ्सियात हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया लाहौर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ जो उज़मा सदाकत आपसे करूँगी मैं, क्या वालिदैन जिस तरह से ज़िंदगी भर काम करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके जाने के बाद उनकी जो चीज़ें हैं वो औलाद पर असरअंदाज होती हैं वाकई में? पेरेंट्स हमारे यहाँ पे बगैर सीखे ही इस रिश्ते के अंदर चूँके जाते हैं, और शादी के बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यूजुअली फैमिलीज़ के अंदर होती है कि बच्चा कब होगा। लोग ये नहीं सोचते कि बच्चा आने के लिए पहले तैयारी क्या करने की ज़रूरत होती है। और तैयारी से मुराद ये होती है कि बेबी कार्ट बहुत अच्छी सी ले ली जाए, ड्रेसेस बहुत अच्छे से ले लिया जाए, बेबी का रूम जो है वो सेट करना चाहिए। जबकि पेरेंट बनने के लिए तैयारी की ये ज़रूरत है कि जब आपका बच्चा आपके हाथों में आएगा तो आप इसके लिए क्या पिक्चर एक बनाते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। इसके अलावा क्या क्या बिहेवियर्स, क्या क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे ताकि वो ज़िंदगी में उसे साथ लेकर चले। सो इस चीज़ की डिज़ाइनिंग करना या इस चीज़ के बारे में सोचना और इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अच्छा, जब हम डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं और बच्चा जब हाथों में आता है तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसी चीज़ के बारे में सोचना और प्रैक्टिकली हर रोज़ एक बच्चे या 2 बच्चों या 3 बच्चों के साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर में से गुजरना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होते, बट आप जैसे जैसे उन्हें ट्रेन करते जाएंगे तो कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें बुनियादी तौर पर पेरेंट्स जो गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आसाइशें देने की कोशिश करते हैं। उनका दिल चाहता है कि ज़िंदगी भर की हर खुशी जो है वो अपने बच्चों को दे दें, और ऐसा करने से बच्चों के अंदर एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का रवैया पनपता है। उन्हें उनका दिल चाहता है कि हर चीज़ फ़ौरन मिल जाए, फ़ौरन हो जाए, और किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना या सब्र करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर तरक्की करने के चांसेस जो हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसमें काफ़ी लंबा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल भी होते हैं। सो हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छी मॉडलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या हम अपने बच्चों को एक बैड मॉडलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप खुद चीखते चिल्लाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, या आपस में दोनों जो पार्टनर्स हैं वो चीखते चिल्लाते हैं, ब्लेम करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें आपका बच्चा भी देख रहा है, और बच्चा जो है वो चूँकि बड़ों को देख के सीखता है तो इवेंचुअली जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो वही बातें करना शुरू कर देगा, वो वैसे ही बिहेवियर को भी लेकर चलना शुरू कर देगा। बिल्कुल, यानी कि पेरेंट्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस किस्म के जो है ना चीज़ें ना करें बच्चों के सामने जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह, जो कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा करे। बिल्कुल डॉक्टर सदाकत, हम जैसा पेरेंट्स की ही बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स आखिर कहाँ पर गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जो कि फिर बच्चों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं? देखिए, एक तो है परवरिश की गलतियाँ, जो कि वालिदैन को परवरिश करने के अब नए तरीके सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है।
पहले 40-50 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इंसानों की ज़िंदगी में, लेकिन अब 5 साल में भी बहुत कुछ बदल जाता है। तो पहले जो पेरेंटिंग हम अपने वालिदैन से सीखते थे वो काफ़ी होती थी हमारे बच्चों के लिए, लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं एक जदीद दौर में रह रहे हैं, तो हमें उनके साथ साथ तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और सूरत हाल ये है कि अब हर साल यानी आपको कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो कि सीखने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी के हर पहलू में। तो पेरेंटिंग में भी आपको नए ट्रेंड्स सीखने की ज़रूरत होती है, जिसमें एक ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत जो है, बेइंतहा मोहब्बत जो हिस्टोरिकली वालिदैन औलाद को देते हैं, तो उसमें थोड़ा कमी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का भी एक जज्बा है जो कि आपको गलत फ़ैसले करने पे मजबूर करता है। अच्छा, बच्चों को फिर मेरिट पे डील नहीं करते क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और इस वजह से हम उनको जो है ग्रेस मार्क्स देना शुरू कर देते हैं। हम उनके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं कि जो वो अपने लिए ख़ुद कर सकते हैं। फिर उनकी हर तमन्ना पूरी करना ये हमारी एक अपनी नफ्सियाती ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ तमन्नाएँ माजी में चूँकि पूरी नहीं हो रही होती, तो हम चाहते हैं कि चलें जो हमें नहीं मिले खिलौने वो हम सारे खिलौने अपने बच्चों को दे दें। तो ये जो एक इंसान के अंदर एक जिबिल्लत है कि वो अपने बच्चों को वो कुछ देना चाहता है जो उसको नहीं मिला, तो बाज़ औक़ात बच्चों को इससे भी नुकसान पहुंचता है। फिर वालिदैन गलती करते हैं कि बच्चों को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे दोस्त नहीं होते, बच्चे बच्चे होते हैं, क्योंकि आप रिश्तों को गड़मड़ नहीं करते। आप हमेशा बच्चों को जो है मेरिट पे डील करते हैं और उनको रिवॉर्ड देते हैं जब रिवॉर्ड की ज़रूरत हो, और उनके रिवॉर्ड्स को होल्ड करते हैं जब ऐसा करने की ज़रूरत हो, जब वो सही राह पे नहीं चल रहे होते, तो फिर आप उन्हें अंधाधुंध रिवॉर्ड नहीं करते। और फिर बच्चों के साथ वालिदैन बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ ऐसे फ़िक्रे हैं जो सारी वालिदैन बोलते हैं जिससे कि बच्चों की नफ्सियात पे बुरा असर पड़ता है, जैसे कि तुम तो किसी काबिल नहीं हो, जब तक हम ज़िंदा हैं तो तुम ठीक ठाक हो, जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। फिर बच्चों के माइंड पे ही या उनके बारे में ऐसी पेशगोइयाँ करते रहना मुस्तकबिल के बारे में, हालांकि वालिदैन नजूमी नहीं होते। तो इस तरह की जो बातें हैं, जैसे सड़ी हुई बातें भी वालिदैन जब करते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो एक नॉर्मल माहौल रखना, और ये बात कि जैसे हम कहते हैं बच्चों को वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो वालिदैन को भी बच्चों की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो सभी होते हैं। ये हम चाहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को सिखाना इज़्ज़त करें, तो हम जो है वही उनकी अगर हम इज़्ज़त करेंगे तो वो भी हमसे सीखेंगे। वैसे कैसे साहब, क्योंकि बात क्योंकि इस तरह से हुई है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो माँ बाप को ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसे क्या काम करने चाहिए जो कि वो बच्चों में भी चाहते हैं कि वैसे ही काम हो? आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रोल मॉडल बनना, देखें, रोल मॉडल बनने का मतलब है कि वो चीज़ें जो मारूफात में आती हैं, वो चीज़ें जिस पे इंसानियत डिपेंड करती है, यानी चोरी ना करना, कत्ल ना करना, झूठ ना बोलना, वो चूँकि नस्ल दर नस्ल वो चेंज नहीं होती, वो वैल्यूज़ वही रहती हैं, तो उनमें रोल मॉडल बिल्कुल बनना चाहिए। कभी बच्चे से ये तवक्को ना करें कि आप बच्चे से ये तो उसे सिखाएं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन कोई किसी की कॉल आए तो अपना फ़ोन बच्चे के हाथ में दे देते, कहते कि पापा घर नहीं है। दैट विल नेवर वर्क। एक बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को एक स्कूल में भेजना, अब उसकी जो फ़ी है वो कैलकुलेट करें, किताबें लेके देनी वो आप कैलकुलेट करें, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैलकुलेट करें, और जो टाइम है जो बच्चों को आप ख़ुद से दूर रखते हैं इमोशनली इसको कैलकुलेट करें। ये सारा पैकेज हम डेवलप करते हैं इसलिए कि हमारा बच्चा एक ख़ास मकाम तक पहुंच जाए। लेकिन ये सारा करने के बाद जब बच्चा घर आता है तो जो कुछ उसने स्कूल में पढ़ा हुआ होता है उसके ऑपोजिट माहौल उसको हम घर में दे देते हैं। जितनी अच्छी अच्छी बातें, अखलाकी बातें, और ये बड़ा अजीब लगता है कि अगर आपने बच्चे को यही सिखाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मेयार, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम बच्चों के बारे में ऐसी बातें कह देते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ तो अगर बच्चे ने अगर एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसको ये बता दिया जाता है कि देखो शाजिया खाला के बच्चों ने कितना अच्छा किया है, और बच्चे को हमने महदूद कर दिया अपना शाजिया आंटी के बच्चों तक। अब वो बड़ी मेहनत कर भी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक जाएगा, उसे आगे नहीं जा सकता। तो ये बच्चों के साथ हमें जो रोल मॉडल बनने वाली बात है वो सिर्फ बनना चाहिए उन चीज़ों में जिसका ताल्लुक अखलाकियात के साथ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें, आम तौर पे ये होता है
कि हम अपना एक टारगेट मुतय्यन करते हैं, बिल्कुल, फिर उसके लिए हम टूल्स डेवलप करते हैं। लेकिन इंसान का मामला खुदा के निज़ाम में टोटल मुख्तलिफ है। सही। हमें पहले टूल्स पता चलते हैं, वहाँ से हमारी फिर डेस्टिनेशन डिटरमिन हो जाती है। बच्चे को बड़े गौर से देखें, उसकी आदतें क्या हैं, उसका टैलेंट किस चीज़ में है, उसकी प्रोफाइलिंग करते रहें, आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बच्चे का ध्यान किस तरफ है, रुझान किस तरफ है। बिल्कुल। तो उसके वो जो टूल्स हैं, जो उसकी आदतें हैं, वहाँ से पता चलेगा कि इसका टैलेंट ये है। और ये 3 शोबे मैंने स्पेसिफिकली इसलिए कहे हैं कि वालिदैन आमतौर पर ये 3 ही दिया करते हैं। हालांकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, वो पायलट बन सकता है, वो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं और इसी पर फिर यहीं से बात जो है कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बात करें हम पेरेंट्स की कि पेरेंट्स ऐसे कौन से मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि उनके बच्चों के आगे उनका खमियाजा भुगतना पड़ जाता है। तो प्रोफेसर साहब, क्या ऐसी गलतियां होती हैं? क्योंकि अगर हम तरबियत की बात करें, बच्चों की तरबियत में पेरेंट्स ऐसी कौन सी कमी हो जाती है, कौन सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो कि बच्चों को सारी ज़िंदगी फिर उस तरबियत की वजह से खमियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, मैंने ये बात पहले भी अर्ज़ की कि बच्चे का जितना भी उसका किरदार, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और एडुकेशन क्रेसिस हैं, ये वालिदैन की तरफ से डेवलप्ड होती हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बात की मोहब्बत में उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर जाना कि पता ही ना चला बच्चा गलती क्या कर रहा है। हम में से अक्सर वालिदैन ये अपने बच्चे को वो बहुत पाक साफ समझते हैं और समझते सारी गलतियां दूसरों के बच्चों में हैं, और हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, हमारी बेटी, हमारा बेटा माशाल्लाह ये मेरी तरबियत है ऐसा, और उनको पता नहीं होता कि वो अंदर से तबाह बर्बाद हो चुका है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई एक वाक़या लिखा, बहुत समझने के लिए ज़बरदस्त है और तरबियत के लिए, वालिदैन के लिए, कि एक बच्चे को चोरी करते करते बड़ा चोर हो गया और पकड़ा गया। जब उसको सज़ा मिलने लगी तो उसने कहा कि मैं अपनी वालिदा को मिलना चाहता हूँ सज़ा से पहले। तो माँ करीब आई, उसने कहा मैं आपके कान में बात करना चाहता हूँ। तो उसके कान पर उसने ज़ोर से काटा और कहा, जब पहले दिन मैं पेंसिल चोरी करके आया था मेरी माँ, अगर आपने मुझे तब रोका होता तो मैं आज चोर ना बनता। यानी जो इंसान बड़े होकर बन रहा है, मुआशरे का उसमें ज़रूर हिस्सा है, लेकिन वालिदैन जो पेरेंट्स हैं ये पहले रिस्पॉन्सिबल हैं और पहले ज़िम्मेदार हैं। क्यों नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या चीज़ डेवलप करता जा रहा है और इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं जो इसको आगे जाके फेस करनी पड़ेगी, और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी। मसलन अब जब इस्लाम ने सबसे पहले तरबियत के पर जोर दिया, और वो तरबियत बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाती है, वालिदैन खुद अमल करना शुरू करें, वालिदैन खुद एक अच्छी घर में इन्वायरमेंट दें जो कंड्यूसिव हो, कंजीनियल हो बच्चे की अच्छी लर्निंग के लिए। अगर वो ऐसा इन्वायरमेंट देने में फेल हो चुके हैं तो बच्चा जो बनेगा आपके सामने है वो फिर मुआशरे में मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा। और आप एक अच्छी यानी रिप्रोड्यूस करना तो ये परिंदे और जानवर भी करते हैं, इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो उसको अच्छा बनाए, अपने बच्चों को औलाद पर मेहनत करे, इस तरह की मेहनत को उनको दुनिया में भी लोग अच्छा कहें, और जब वो दुनिया से चले जाए तो उनकी आखिरत भी अच्छी बने। और इस सब का डिपेंड करता है वालिदैन पर। जो एक हदीस पाक में ना डॉक्टर साहब, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसको वालिदैन ने अपने एहतराम के तौर पर तो ले लिया कि बच्चे से कहें तुम्हारी जन्नत मेरे पाँव के नीचे है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू तरबियत के हवाले से है कि माँ के लिए बहुत आसान है कि वो औलाद को जन्नती बना दे। माँ अपनी औलाद को जन्नती बना दे, उसमें जन्नतियों वाली आदत डेवलप कर दे। जब वो जन्नतियों वाली आदत, वालिदैन अपना हसद बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं, वालिदैन कुछ रिश्तेदारों से नफरत अपने बच्चों में इनकलकेट कर देते हैं, वालिदैन न चाहते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनका बच्चा बड़े होके मुश्किलात का शिकार होता है। इसलिए वालिदैन को अपने जज्बात को अपनी औलाद में मुंतकिल होते हुए देखते रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वालिदैन हम इनको कौन कौन सी हैबिट्स दे रहे हैं। जैसे प्रोफेसर साहब, इस किस्म के जो जज्बात हैं उनके पर कंट्रोल भी करना चाहिए पेरेंट्स को बड़ी हद तक, कि बच्चों को अगर वो नहीं चाहते कि बच्चों में ये चीज़ें जाएं तो वो उनको कंट्रोल करें, फिर खुद कंट्रोल करें। बिल्कुल डॉक्टर सदाकत, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं जज्बात को भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की बात नहीं सुनते, वो उनसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनसे कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं मैंने देखा कि बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं हर वक्त।
अच्छा देखिए, जब पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं सुनते तो फिर बच्चे भी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, क्योंकि गुफ्तो शनीद एक दो तरफा मामला है और वालिदैन चूँकि ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं और इस वजह से वो बच्चों को बात करते हैं तुम आराम से बैठो, बस क्या जो इग्नोर भी कर देते हैं, बस क्या जो दिया है तो तुम्हें बस ऐसे ही करना है। और वालिदैन के पास बाज़ औक़ात वक्त भी कम होता है, जिद्दोजहद का ज़माना होता है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वालिदैन के लिए वो बहुत ही एक जिद्दोजहद का ज़माना होता है। लेकिन वो जो बात आप कह रहे थे पहले कि वालिदैन की गलतियाँ बच्चों के आगे आती है, तो मैं एक गलत फहमी यहाँ दूर करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि वालिदैन कोई गलत काम करते हैं बिल्कुल तो उसके गुनाह के तौर पर बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो ऐसा बात जो है ये बहुत ही गलत फहमी का नतीजा है जो माशरे में है कि वालिदैन के गुनाहों की वजह से बच्चों को मुश्किलात आगे पेश आती हैं। वालिदैन जो तर्ज़ अमल अपनाते हैं तो अमूमन वालिदैन तो चाहते हैं कि उनके बच्चे आसमान पे सितारों की तरह चमके और फिर रात को आके उनके घुटने भी दबाएं। तो ये जो वालिदैन की बेपनाह जो तमन्नाएं हैं, इसकी बजाय किरदार साजी पे अगर तवज्जो दी जाए, वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अगर आप देखें तो यूरोपीय ममालिक में वालिदैन इस तरह नहीं सोचते। वो अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, वो अपने बच्चों को कानून की पाबंदी सिखाते हैं, वो अखलाकियात सिखाते हैं। तो किरदार साजी के बाद बच्चे कुछ भी बन जाएं तो असल बात यह है कि उनका नफ्स मुतमईन हो। बिल्कुल, नफ्स क्योंकि अगर नफ्स मुतमईन नहीं है, अगर वो अंदर से खुश नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं कि उनके पास बेपनाह डिग्रियां हो, बेपनाह दौलत हो, या सब फ़ायदा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि किरदार साजी होनी चाहिए। और एक बात जो है कि वालिदैन ने अगर कुछ गलतियां भी की हैं तो बच्चे जो हैं वो मजबूर नहीं है कि वो उसी तरह रहें जैसे कि उन्हें तरबियत दी गई है। बच्चे अपनी तरबियत का ख़ुद भी एहतमाम कर सकते हैं और हम सबको यानी ये एक बहुत ही आसानी है कि हम अपने वालिदैन पे या अपने रिश्तेदारों पे नज़र डालें, खाला, मामू, फूफो, ताया, चचा पे अगर नज़र डालें तो जो उनकी ज़िंदगी में हमें क्राइसिस नज़र आते हैं या गलतियाँ नज़र आती हैं या बीमारियाँ नज़र आती हैं तो हम उनसे चाहें तो बच सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं कि आप जीन्स को भी बीट कर सकते हैं। वो चीज़ें यानी अगर वालिदैन या रिश्तेदारों में कोई बीमारियाँ हैं या वो बार बार किसी ख़ास किस्म के क्राइसिस में फंसते थे या उनको कुछ मुआशी मुश्किलात होती थी तो आप जल्दी छोटी उम्र में ही इस चीज़ का इदराक करके अपने आप को उसमें से साफ बचा के निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए और बच्चों को भी साथ साथ अपनी खुद से जो है ना इस्लाह करनी है। कॉलर मौजूद है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। आमना की कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर है ज़ुहैब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। ज़ुहैब अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिएगा। ज़ुहैब की कॉल में कोई मसला आया था, कोई टेक्निकल वजूहात थी, लेकिन ये कॉल ड्रॉप हो गई है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हमने डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जी कुछ ऐसी जगहों पे हैं जो कि पेरेंट्स जब गलती करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उनकी तरबियत जो है और ख़ास तौर पे किरदार जो है उसकी किरदार साजी करना बड़ा ज़रूरी है। और वाकई में हम कहते हैं जी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन अगर आप उसकी किरदार साजी बेहतर कर दें तो वो खुद ब खुद बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छी जगह फील्ड में चला जाएगा और कामयाबी होगा। डॉक्टर साहब ने यही बात की, अच्छा इंसान बनाए। वालिदैन की जिम्मेदारी डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है, वो बच्चे की आगे उसकी दिलचस्पियाँ, उसके इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है और किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है। ये हर बच्चा ये डिफरेंट होगा और पर्सन टू पर्सन ये अलग केसेस हैं, देखना पड़ेगा। वो टीचर्स हैं, ये उनके टीचर्स डिसाइड कर सकते हैं बच्चे की दिलचस्पी और इंटरेस्ट देख के बच्चे को सब्जेक्ट में ले जाना। लेकिन वालिदैन के ज़िम्मे जो काम किया गया है कि वो उसको एक अच्छा इंसान बना दें, ताकि अगर वो डॉक्टर हो तो उसके अंदर इंसानियत हो, वो इंजीनियर हो तो उसके अंदर इंसानियत हो, वो उस्ताद हो तो उसके अंदर इंसानियत हो। बुनियादी बात भी उनकी बात से मैं ले सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने यही बात बताई, एक अच्छा इंसान बना दें, आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी पूरी, आपकी जिम्मेदारी यही है कि आपने एक अच्छा इंसान बना दें। और इंशाअल्लाह अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो जिस तरह के भी हालात में होगा उसके वजूद से मुआशरे को फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल यकीनन मुआशरे को फ़ायदा पहुँचेगा। एक कॉलर है यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम जी, आप क्या बात करना चाहेंगे? जी, मैं ये डिस्कशन माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मैं ये कह रहा था कि वालिदैन का जो एक हक है ना वो यही है कि बच्चों को थोड़ा सा ना टाइम दें। और जैसे मैं भी यकीन करें अब्रॉड था और मैं
1.5 से 2 लाख की जॉब छोड़ के हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, नाउ दे आर इन टीनेज। तो माँ बाप के लिए थोड़ा सा ये जरा कहें कि भाई वो इस चीज में टाइम सिर्फ पैसे के लिए ना पीछे जाए। बच्चों को पैसा मिल जाएगा लेकिन जो मोहब्बत और जो पर्सनल अटैचमेंट चाहिए ना वो नहीं मिलती। तो इस सिलसिले थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट किया कर। ठीक है जी, बड़ी आपने खूबसूरत बात कर दी है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, पैसे जो हैं वो तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। एक कॉलर है मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मसूद, क्या बात कर जी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात करना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाह रहा था ये तमाम अहबाब से कि जो हैबिट्स होती हैं ये जेनेटिक नहीं होती, जेनेटिक भी होती हैं ये। अच्छा ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं कि जो हैबिट्स हैं वो जेनेटिक नहीं होती। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, जुनेद, अस्सलाम वालेकुम। जी जुहेब बताइएगा, क्या बात करना चाहते हैं? हाँ जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है जी, शुक्रिया। और ऐसी डिस्कशन और ओपन टॉपिक होने चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अपना वालिदैन जिस तरह आजकल बहुत ही मतलब मसरूफ़ हैं, जैसे मतलब फादर अपनी जॉब पे हैं और अभी इतना मतलब बर्डन है फैमिलीज के ऊपर कि अभी मतलब वाइफ को भी कमाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ऑफिस में जॉब करनी पड़ रही है। तो अगर फादर भी बिजी होंगे और मदर भी बिजी होंगी तो उनके लिए कोई एक मतलब एक्सटेंसिव जो है पॉलिसी होनी चाहिए। बच्चों की फिर परवरिश कैसे हो पाएगी इन फ्यूचर 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद? तो हम मतलब एक यतीमों वाली जिंदगी गुजारेंगे या हमारे बच्चे? चलें ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल किया उस्मा साहिबा जुहेब ने कि महंगाई का क्योंकि दौर है और पेरेंट्स जो है दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, तो बच्चों पर इस तरह से किस तरह से उनका वो टाइम दे सकते हैं और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग कर सकेंगे? अच्छा, मैं पहले जो दूसरे कॉलर आपके हैं उसकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि हैबिट जो है ये जेनेटिक्स नहीं होती। जीन्स के थ्रू हम रंग, बाल और हाइट, बीमारियां भी ले सकते हैं, बीमारियां ये चीज़ लेकर आते हैं, लेकिन हैबिट्स जो होती हैं ये लर्नड बिहेवियर्स होते हैं जो कि हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बार बार हर रोज़ कर रहे होते हैं इवेंचुअली वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाता है। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि जब महंगाई ज़्यादा है और दोनों पार्टनर्स को कमाने के लिए जाना पड़ रहा है तो ऐसे में बच्चों की परवरिश कैसे की जाए? एक तो चीज़ हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि वक्त से मुराद ये नहीं कि आप हम वक्त अपने बच्चों के साथ मौजूद रहें तो आप उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। वक्त से मुराद ये है कि आप जब भी अपने बच्चों के पास मौजूद हों तो आप ज़हनी तौर पर उनके साथ प्रेजेंट हो, सिर्फ जिस्मानी तौर पर, हाँ जिस्मानी तौर पर ना हो बल्कि ज़हनी तौर पर भी हो, और उनके साथ इंगेज करें अपने आप को, उनके साथ बातचीत करें, उनकी पसंद का कोई गेम खेलना चाहते हैं तो खेलें, उनसे कोई सवाल करें। अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो कोई पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करें या कोई ऐसी बातचीत जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है। सो टाइम से मुराद क्वालिटी टाइम है। अगर आप अपने बच्चे को हर रोज 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम देते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए इनफ है। दूसरी एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों की तरबियत का कोई स्ट्रक्चर एक बना लें कि आप क्या चीज़ें अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं और उनके ऊपर फोकस करें। ज़रूरी ये नहीं है कि कोई भी पेरेंट जो है वो हम वक्त कोई एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जिसमें से बच्चों को गुजार रहा हो, बल्कि सेमी स्ट्रक्चर्ड रूटीन जिसमें आप बच्चों को एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं। चूँकि आप दोनों कमाने जाते हैं तो बच्चे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने लिए कर सकते हैं या फिर वो घर पर भी अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल बच्चा भी उसी घर का फ़र्द है। जिस तरह पेरेंट्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं तो बच्चों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आप घर की जो कि उनकी एज की मुनासबत से सूटेबल हों वो आप उनके ऊपर डाल सकते हैं। जैसे अपना कमरा साफ करना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, अपने यूनिफॉर्म को वॉश करना या घर में कभी डिशेस को वॉश करना। सो घर में साफ सुथराई की छोटी मोटी चीज़ों को देख लेना। सो इस तरह की जिम्मेदारियां आप अपने बच्चों को अगर बहुत अर्ली एज से देना शुरू करते हैं जब वो संभालने के काबिल हों तो ऐसा बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी होता है। इंडिपेंडेंटली वो हर चीज़ कर लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि उसके ऊपर आगे बतौर वालिदैन आपका काम अपने बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना नहीं है बल्कि उसको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना है, क्योंकि उसने घर तक महदूद नहीं रहना। कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपने इसको सोसाइटी में भेजना है और आप अपने बच्चे को बेसिकली माशरे में रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक और अहम चीज़ जो कि मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगी कि मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपका बच्चा 18 साल का है तो वो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है और
आपको उसकी तरबियत के लिए जो भी आपसे बन पड़े आपको करना चाहिए। लेकिन जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो थोड़ा बच्चे को भी अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरी ज़िंदगी में कारआमद हैं, प्रोडक्टिव हैं, वो हैबिट हो सकती हैं, वो वैल्यूज़ हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं। तो फिर कुछ जिम्मेदारी वो अपने ऊपर भी लेना शुरू करे कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले कर सकता हूँ। अगर मुझे फैसले करने नहीं आते तो मैं कैसे बेहतर फैसले करना सीख सकता हूँ। हैबिट जो प्रोडक्टिव हैं वो मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये ब्लेम गेम में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि पेरेंट्स को यह करना चाहिए। लेट से अगर पेरेंट्स ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंधे हुए हाथों के साथ हैं और आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बच्चे भी ना कर सकें, बच्चे ने हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया। इसका मतलब है कि जब आपको शऊर या आगाही आ गई कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर कमियां हैं तो फिर उन कमियों को पूरा करने की तरफ आप अपना जो सफर है वो करना शुरू खुद से इंसान होना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं आपके पास यानी लास्ट हैबिट्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि ये कतई तौर पर जीन्स का मामला नहीं होता, ये हम दुनिया में सीखते हैं। और जो चीज़ हमें कोई काम करने पे उकसाती है और फिर उस काम का कोई फ़ायदा होता है तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। अगर ये फ़ायदेमंद है तो इसको हम आदत कहेंगे, अगर ये नुकसानदेह चीज़ है तो इसको हम इल्लत कहेंगे। और वालिदैन भी चाहें तो अपने बच्चों को बड़ी आसानी से आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि वो उनको किसी काम करने पे उकसाते हैं, वो काम करते हैं तो फिर आप उनको रिवॉर्ड करते हैं, और जब वो काम नहीं करते तो आप रिवॉर्ड होल्ड कर लेते हैं। या अगर कोई गलत काम करते हैं तो भी आप रिवॉर्ड होल्ड करते हैं, आप पनिश नहीं करते। तो आदतें बच्चों की उस्तवार करना ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। और ये जितना जल्दी उम्र में हो जाए, जितना छोटी उम्र में और जितना जल्दी होगा उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो माशरे के लिए बेहतरीन एक जो है ना शख्स के तौर पर आगे आएंगे। प्रोफेसर साहब लास्टली मैसेज क्या देंगे हमारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी? बात है जो हैबिट पर हुई आजकल तो इस पर लेके 21 डेज हैबिट उन्होंने काम किया परिंदों पर, जानवरों पर कि 21 दिन बच्चे को एक रूटीन में डाले तो उसकी हैबिट बनने लग जाएगी। और इस्लाम में भी ये जैसे कोई 40 दिन के लिए कोई काम करना, अच्छा इतने दिन मुसलसल जैसे रमज़ान है 30 दिन का है, मुसलसल एक ही रूटीन में काम करवाएं तो इंशाल्लाह हैबिट्स बन जाएंगी और वालिदैन डेवलप कर सकते हैं। वालिदैन ने नहीं की, मुआशरा आपको सिखाता है, आप देखते हैं मेरे अंदर फ़लाँ चीज़ कम है तो अपने आप को पाबंद करके वो अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। वालिदैन को बच्चों के दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल यकीनन वालिदैन को सोचना चाहिए। कैसे साहब आप लास्टली मैसेज? मैं तो पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि सब्र अपने अंदर पैदा करें, इसलिए कि बच्चे का बिहेवियरल चेंज जो होता है वो एक सिंगल इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। और अश्योर्ड रहें। देखें इनसिक्योर आदमी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो अपने आगे पीछे सबको इनसिक्योर रखता है। अब इमेजिन करें कि वो इनसिक्योर पर्सनैलिटी हैपन्स टू बी फादर और मदर, तो सारे बच्चे इनसिक्योर माहौल में जब बड़े होंगे सोसाइटी के साथ इंगेज नहीं कर सकेंगे, डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, कभी भी वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। बच्चे को वो माहौल देना ज़रूरी है। अरस्तू ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि हर चीज़ अपने दर्जा कमाल की तरफ जाने की कोशिश करती है। बीज कभी परिंदा बनने की कोशिश नहीं करता, दरख्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन बनता उस वक्त है जब उसे वो माहौल दिया जाता है जिसमें उसके ज़मीन का बोया जाना ज़रूरी है, गोडी ज़रूरी है, पानी देना ज़रूरी है। उसी बीज को आप रखते हैं किसी चीज़ अपनी जेब में डाल के, की इसी बात से कि हर चीज़ अपने कमाल को पहुंचती है तो हम प्रोग्राम का जो है ना वो एंड करेंगे यहीं पे। आप तमाम चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अहम मौजू पर हम सबकी रहनुमाई की, और यकीनन आप सबकी भी रहनुमाई होगी। तो प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत से अहम मौज़ूआत लेकर आएंगे। तो प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।